नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो आज से करीब 4,500 साल पहले थी। एक ऐसी सभ्यता जो इतनी एडवांस थी कि आज के शहर भी उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल तक जमीन के नीचे दफन रही और फिर एक दिन अचानक मिली, जिसने हमारे इतिहास की पूरी किताब ही बदल के रख दी। आज हम हड़प्पा सभ्यता की इसी खोई हुई दुनिया में उतरने वाले हैं। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। इसका फैलाव देखिए, करीब करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मतलब आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत सब इसी में था। उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेके पूर्व में उत्तर प्रदेश तक। ये उस जमाने की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी कई ज्यादा बड़े एरिया में फैली हुई थी। देखिए, 1921 से पहले तक हम यही मानते थे कि भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। लेकिन फिर दयाराम साहनी की एक खोज ने सब कुछ पलट कर रख दिया। जमीन के नीचे से एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता निकल आई, जो न सिर्फ वैदिक काल से पुरानी थी, बल्कि कई मामलों में कहीं ज्यादा एडवांस्ड भी थी। बस इस एक खोज ने भारत के इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे इस भूली हुई सभ्यता और इसके बड़े बड़े शहरों के बारे में। फिर देखेंगे कि कांस्य युग में इनका शहरी जीवन कितना कमाल का था। इसके बाद इनकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक जिंदगी पर एक नज़र डालेंगे। फिर उस रहस्यमयी लिपि की बात करेंगे जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी महान सभ्यता का अंत आखिर हुआ कैसे। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं उस पल से जब ये सभ्यता दुनिया के सामने आई और इसके कुछ सबसे अहम शहरों की पहचान हुई। हड़प्पा वो पहला शहर था जो मिला और इसीलिए पूरी सभ्यता को इसी का नाम दिया गया। लेकिन मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब होता है मुर्दों का टीला, वो सबसे बड़ा और सबसे शानदार शहर माना जाता है। इनके अलावा धोलावीरा अपने गजब के वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था। लोथल एक बड़ा पोर्ट सिटी था। कालीबंगा में दुनिया के पहले जुते हुए खेत के सबूत मिले। और चनोदड़ो तो एक तरह से इनका इंडस्ट्रियल हब था, जहां मनके वगैरह बनते थे। वैसे इन सभी शहरों में एक बात बहुत कॉमन थी, इनका डिजाइन। शहर को साफ साफ दो हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा हिस्सा, जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, जहां शायद शासक और बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स थीं, और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग बसते थे। ये सिर्फ बनावट नहीं थी, ये उनके समाज और शासन करने के तरीके को दिखाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हड़प्पा सभ्यता को वाकई सबसे अलग बनाती है, उनकी अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग। यकीन मानिए, ये आज भी हैरान कर देने वाली है। जरा इस छोटी सी बात पर गौर कीजिए। पूरी सभ्यता में चाहे शहर कोई भी हो, हर जगह ईंटों का साइज एक ही रेशियो में था, 1:2:4। ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन ये दिखाती है कि उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कितना मजबूत रहा होगा। मतलब हर जगह एक ही स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा था, जो उस जमाने के लिए लगभग नामुमकिन सा लगता है। और उनकी इंजीनियरिंग तो बस कमाल ही थी। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, जिसे हम आज ग्रिड सिस्टम कहते हैं। हर सड़क के किनारे ढकी हुई नालियां थीं। और कमाल की बात यह है कि ये नालियां हर घर से जुड़ी थीं। और तो और इन नालियों की सफाई के लिए जगह जगह मैनहोल तक बने थे। सोचिए, ये उस जमाने का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। लगभग हर घर में अपना कुआं और बाथरूम था। और मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ तो इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है ही। उनकी सोच कितनी आगे की थी, इसका एक और उदाहरण देखिए। घरों के दरवाजे कभी भी ऐसे नहीं बनाए गए थे कि सड़क से सीधे घर के अंदर का आंगन दिख जाए। इससे पता चलता है कि वो लोग प्राइवेसी को, अपनी निजता को कितना ज्यादा महत्व देते थे। मतलब उनकी प्लानिंग सिर्फ सुविधा के लिए नहीं थी, बल्कि उनके सामाजिक मूल्यों को भी दिखाती थी। तो सवाल उठता है कि इन शानदार शहरों में रहने वाले लोग करते क्या थे, उनकी जिंदगी कैसी थी। चलिए अब उनकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में झांक कर देखते हैं। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था के दो मजबूत पहिए थे। एक तरफ थी खेती, जो उनका बेस थी, गेहूं, जौ, कपास ये सब उगाते थे। तो दूसरी तरफ था व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। यहाँ मनके बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले और धातुओं का काम करने वाले बड़े कुशल कारीगर थे। और उनका ट्रेड सिर्फ आसपास तक ही नहीं, बल्कि मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। वहां के रिकॉर्ड्स में इस जगह का नाम मेलुहा मिलता है। और उनकी रोज की जिंदगी वो भी बहुत दिलचस्प थी। वो लोग सजावट के लिए सीपियों के बने बटन इस्तेमाल करते थे। उनके पास पासे भी थे।
बिल्कुल वैसे ही चौकोर जैसे आज हम लूडो में इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी की गाड़ियां, सीटियां और जानवरों के खिलौने थे। और सबसे मजेदार बात, खुदाई में बेलन और तवे जैसी चीजें भी मिली हैं। मूर्तियों को देखकर अंदाजा लगता है कि महिलाएं छोटी स्कर्ट्स पहनती थीं और बालों के जूड़े और चोटियां बनाती थीं। अगर उनके धर्म और मान्यताओं की बात करें तो हमें कुछ बहुत दिलचस्प सुराग मिलते हैं। एक पशुपति की मुहर मिली है, जिस पर एक योगी जैसी आकृति जानवरों से घिरी हुई ध्यान में बैठी है। कई लोग इसे भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। बहुत सारी मिट्टी की नारी मूर्तियां मिली हैं जो शायद मातृ देवी की पूजा की तरफ इशारा करती हैं। पीपल के पेड़ और कुछ जानवरों की पूजा के भी सबूत हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इतनी बड़ी और व्यवस्थित सभ्यता में हमें एक भी मंदिर जैसी इमारत नहीं मिली है। और अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य पर, उनकी लिखावट, उनकी लिपि। एक ऐसी भाषा जिसे 100 साल से ज्यादा की कोशिशों के बाद भी कोई पढ़ नहीं सका है। सवाल यही है कि आखिर क्यों? इस लिपि में ऐसा क्या खास है जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आज तक इसे डिकोड नहीं कर पाए? देखिए, हम इसे पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें जरूर जानते हैं। हमें पता है कि ये लोगो सिलेबिक है, मतलब हर निशान या तो एक पूरे शब्द को या फिर एक सिलेबल को दिखाता है। ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें 400 से 700 के बीच अलग अलग चिन्ह हैं। लेकिन असली मुश्किल दो है। पहली, जो भी लिखावट मिली है वो बहुत ही छोटी है। सबसे लंबे लेख में सिर्फ 26 निशान हैं। और दूसरी, हमारे पास कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं है, मतलब कोई ऐसा पत्थर या लेख जिस पर एक ही बात 2 भाषाओं में लिखी हो। इसको लेकर विद्वानों के बीच जबरदस्त बहस है। एक थ्योरी कहती है कि इसका संबंध शुरुआती इंडो आर्यन भाषाओं जैसे संस्कृत से है। वहीं दूसरी और ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी इसे प्राचीन द्रविड़ भाषाओं के परिवार का हिस्सा बताती है। इसका एक तर्क ये है कि हाथी दांत के लिए इस्तेमाल शब्द पीलू, जो मेसोपोटामिया में मिला है, वो द्रविड़ भाषाओं से मिलता जुलता है। पर सच तो ये है कि बिना किसी ठोस सबूत के ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा के लिए इतिहास में ही दफन रहेगा। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर। इतनी शानदार, इतनी विशाल और इतनी एडवांस सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? क्या कोई एक बड़ी तबाही हुई थी, जैसे कोई भयानक बाढ़ आ गई हो, या किसी ने हमला करके सब कुछ एक झटके में खत्म कर दिया हो? ये एक बहुत ही पॉपुलर थियोरी है। लेकिन जो सबूत हमें मिले हैं वो कहानी कुछ और ही बताते हैं। जवाब है नहीं। हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जो शायद कई 100 सालों तक चली। दरअसल इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी चीजें एक साथ हुईं। क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून का पैटर्न बदल गया और सूखा पड़ने लगा। घग्गर आकड़ा जैसी नदियां, जो इनकी लाइफलाइन थी, वो या तो सूख गईं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। मेसोपोटामिया के साथ इनका इंटरनेशनल ट्रेड भी ठप हो गया, जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। इन सब कारणों से लोगों ने धीरे धीरे इन बड़े शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया और जिंदगी की तलाश में पूरब की ओर गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ने लगे। तो हुआ ये कि लगभग 1800 ईसा पूर्व के आते आते शहर खाली होने लगे। वो जो उनका स्टैंडर्ड सिस्टम था, एक जैसी ईंटें, बाट, लिपि, वो सब गायब हो गया। लोग दूसरी जगहों पर गए और नई संस्कृतियों का हिस्सा बन गए। और देखते ही देखते ये महान सभ्यता लोगों की यादों से पूरी तरह मिट गई, जब तक कि 1921 में इसे फिर से खोज नहीं लिया गया और इतिहास का एक भूला हुआ पन्ना फिर से हमारे सामने आ गया। और आखिर में ये सवाल हमें जरूर सोचना चाहिए, ये 4500 साल पुरानी सभ्यता, जिसने अर्बन प्लानिंग, सफाई और व्यापार पे इतना जोर दिया, वो आज के हमारे आधुनिक समाज को क्या सिखा सकती है? शायद बहुत कुछ।